हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर जो उन्होंने इसी साल 2024-25 के लिए दिया है। क्लास 8 साइंस का ये पेपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा इस पेपर में। तो ये सभी बच्चों को ज़रूर करने हैं ताकि वो मार्क्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और जो बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम स्टार्ट करते हैं पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब एक ही तरह के प्लांट्स को बोया जाता है तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज क्रॉप। तो हम उसको फसल बोलते हैं, फसल या क्रॉप हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन है Give one example of a situation in which applied force causes a change in the shape of an object। कि आपने फोर्स अप्लाई किया और किसी ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो गई। तो इसमें आप रबड़ बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो या बैलून जिसमें हवा भरी हुई है उसको आप प्रेस कर दोगे तो उसकी शेप जो है वो बेटा चेंज हो जाएगी। तो आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, आइदर द स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड और प्रेसिंग अ बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल्स इज। आपको पता है कि पोल्यूशन से बचाने के लिए हम व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? दैट इज़ CNG। कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे हम? CNG। नेक्स्ट, नेम अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक ऐसी रबी क्रॉप आपने बतानी है जो कि पल्सेस के रूप में भी यूज़ की जाती है, वो है चने की दाल जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैम। तो ये आंसर्स हैं बेटा इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट का है क्रॉप, सेकंड स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, थर्ड का है CNG एंड फोर्थ इज ग्रैम। फोर्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है जो और में दिया गया है। व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होती है खरपतवार, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। ये ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे खेत में अपने आप ही उग जाते हैं, जिनको हम इंटेंशनली नहीं लगाते, जिनको हम नहीं चाहते हमारे खेत में पैदा हों, लेकिन फिर भी वो हमारे खेत में आ जाते हैं। ऐसे जो पौधे हैं दे आर कॉल्ड एज वीड्स। तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन आवर फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स, उनको वीड्स बोला जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये ट्रू है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कितने न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स के पास दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन अ फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी। बांसुरी में क्या चीज़ ऐसी है जो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है? दैट इज़ एयर कॉलम। तो फ्लूट में जो चीज़ वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है दैट इज़ एयर कॉलम, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स को क्या लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? नहीं। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जो फॉसिल्स से कन्वर्ट होकर बनते हैं, या तो प्लांट्स, डेड प्लांट से या डेड एनिमल से ये बनेंगे। ये कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेटे जो कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स या दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में होगा, या एक चार्ज्ड बॉडी और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। इट कैन बी फोर्स और इट इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करते हैं।
तो सेम चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डेफिनेशन है वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में, या फिर एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होगी दैट विल बी ट्रू। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिज़ायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसे हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस वन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद इट। कि किसी भी बॉडी के बीच में, या हम कह सकते हैं दो बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर फोर्स कब लगेगा, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े हैं, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। मतलब कि अगर दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं कि दो मैग्नेट्स अगर आपके पास हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को बिना टच किए अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी फॉल्स। इसी में और क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी। नो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का जो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ ऑर्बिट। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट immediately after leaving the लॉन्चिंग पैड। कि लॉन्चिंग पैड से लीव होते ही रॉकेट जिसको हमने सैटेलाइट में डालने के लिए इसकी ऑर्बिट में छोड़ा है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो दो टाइप के फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे बेटा। जब भी कोई चीज़ अपोजिट टू ग्रेविटी जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, जो इसमें फ्यूल बर्न हुआ है दैट विल प्रोवाइड इट अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट मीन्स एक ऐसा फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ खींच कर ले जाएगा। तो दो तरह के फोर्सेस हैं, एक तो थ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दो फोर्सेस जो हैं वो उस रॉकेट पर लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है, स्क्वीज़ अ पीस ऑफ लेमन। कि एक लेमन को आप स्क्वीज़ कीजिए, निचोड़ दीजिए बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस। अपनी फिंगर से आप नींबू को निचोड़ते हैं ताकि उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जा सके। आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स। क्या चीज़ है जो फोर्स एग्जर्ट करती है, दैट इज़ फिंगर। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, किसके ऊपर ये एक्ट हो रहा है फोर्स, जो स्क्वीज़ हो रहा है। क्या स्क्वीज़ हो रहा है, लेमन। तो यहाँ पर एजेंट हो जाएंगे फिंगर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स इज लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव बीन गिवन 2 कॉपर प्लेट्स। आपको 2 कॉपर प्लेट दे दी गई है एक पर्टिकुलर साइज़ की, और एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया गया है, और वो आपसे मांगता है ड्रॉ अ सिंपल सर्किट टू शो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए वो कहता है एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाइए। तो दिस विल बी द डायग्राम कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप एज एन इलेक्ट्रोलाइट लोगे, बैटरी लोगे जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा हुआ होता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड बनता है। यहाँ से कॉपर
एनोड से कॉपर, प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं बेटा वो सॉल्यूशन में नीचे रह जाएंगी एज एनोड मड। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें दोनों कॉपर प्लेट्स को एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स बना दिया गया है और कॉपर सोल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है। थर्ड क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन टू एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, कि दो एंड हैं टेस्टर के, उनको सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब भी टेस्टर को आप सॉल्यूशन में डिप करोगे, सॉल्यूशन में डिप करते ही उस टेस्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से उसके पास रखी जो कंपास निडल है दैट विल डिफ्लेक्ट। तो हम इसका आंसर लिखेंगे दिस इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि व्हेन करंट पास थ्रू द टेस्टर इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट या इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। फोर्थ क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दी गई हैं 40, टाइम इज़ 4 सेकेंड। फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का बिट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, और ऑसिलेशंस है हमारे पास 40, टाइम है 4 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की जगह हम 40 पुट कर देंगे, टाइम की जगह हम 4 पुट कर देंगे, इट विल गिव आउट 10 हर्ट्ज़। 10 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड होता है बेटा 1/फ्रीक्वेंसी, तो इट विल बी 1/10 और 0.1 सेकेंड इसकी टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में 1 ऑसिलेशन इज़ बीइंग कंप्लीटेड। तो 0.1 सेकेंड लगते हैं उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। What are the major groups of microorganisms? मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? दीज आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड प्रोटिस्टा। These are the major groups of organisms. Sixth question is state the laws of reflection. Laws of reflection आपने पढ़ रखे हैं, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। मान लिया ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ करते हो तो दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बेटा ऐसी मेडिसिन हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स को एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी सावधानी या सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो है दैट इज़ कि हमें एंटीबायोटिक्स अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, हमें किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही एंटीबायोटिक को यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाएं और पहले से कोई एंटीबायोटिक रखिए और वो हम घर में ही ले लें। नहीं, हमें किसी न किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही एंटीबायोटिक्स लेनी है। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिकॉशंस हैं, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
फिक्स करके नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। और जब वो प्लांट्स जो हैं डेड हो जाते हैं तो दोबारा से वो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एज नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट नाइट्रोजन हैज़ टू बी फिक्स्ड इन द सॉइल। उसको फिक्स करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो दो होते हैं बेटा, मेनली राइजोबियम जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स दालों के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं उनके अंदर छोटी छोटी गांठें होती है जिनको रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। दूसरा है एजोटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया जो है वो किसी भी प्लांट के रूट्स वगैरह में नहीं पाया जाएगा। इट इज़ अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बैक्टीरिया इन द सॉइल, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो दो बैक्टीरियम है, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन आवर सराउंडिंग्स। कि आपकी सराउंडिंग्स में नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है व्हीकल्स, कि उनके हॉर्न्स हैं, उनके इंजन की आवाज़ है, उनकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सेकंड रीज़न आप बता सकते हो या सेकंड सोर्स आप लिख सकते हो क्रैकर्स। एंड थर्ड सोर्स इज़ लाउड नॉइसेस, जैसे डीजे साउंड्स हैं या और किसी तरह की आवाज़ें जो आती रहती हैं। दे आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट इसी में और करके वो क्वेश्चन पूछता है हाउ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। कि ह्यूमन्स के लिए नॉइज़ पोल्यूशन नुकसानदेह कैसे है। तो इसके 3 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपने लिखने हैं। दे आर हियरिंग लॉस, कि अगर आप बहुत तेज़ साउंड में बहुत देर तक रहते हो तो आपकी सुनने की जो पावर है वो कम हो जाती है। स्लीप डिसरप्शन, कि नींद में कमी आ जाती है। एंड थर्ड इज स्ट्रेस, कि उसे स्ट्रेस होता है। तो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में आप लिखोगे व्हीकल्स, क्रैकर्स एंड लाउड नॉइसेस। और हार्मफुल इफेक्ट्स में आप लिख सकते हो हियरिंग लॉस, स्लीप डिसरप्शन एंड स्ट्रेस। नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा, इन इंडिया पेट्रोलियम रिसर्च कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कोई 3 टिप्स आपने लिखने हैं कि आप ड्राइव करते हुए पेट्रोल या डीजल को कैसे बचाओगे। उसके लिए आप लिख सकते हो कि आप मॉडरेट या कांस्टेंट स्पीड पर गाड़ी चलाइए जहाँ तक हो सकता है। ड्राइव एट द कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, कि अगर रेड लाइट है तो आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए उस टाइम पर। और टायर प्रेशर को मेंटेन रखिए अपने व्हीकल्स के, चाहे वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। आपके जो व्हीकल्स हैं उनके टायर का जो प्रेशर है दैट शुड बी प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन केस ऑफ फायर बिकॉज बिफोर द फायरमैन यूजेज द वाटर होजेज दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई एरियाज। ऐसा क्यों होता है कि फायर हो जाती है, फायर अगर कहीं पर आग लग गई है तो वहाँ जो फायरमैन आग बुझाने के लिए आए हैं जो कि पानी का यूज़ करेंगे फायर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद क्यों करते हैं। यूज़ तो उन्होंने पानी का करना है। तो ऐसा इसलिए है बेटा कि वाटर जो है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो किसी चीज़ पर स्प्रे कर रहे हैं पानी और वो स्प्रे करते हुए वो पानी अगर लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स पर लग जाता है तो पानी के थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे कि जो भी व्यक्ति उस पानी के कांटेक्ट में आया है वो इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी डेथ हो सकती है। तो ये आप आंसर लिखेंगे बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स स्प्रेड ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगर वो स्प्रे कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल वायर्स पर या अप्लायंसेस पर तो इट कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक। इसी में सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन का ही। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर
विद हिज टेस्टर। उसने कोस्टल रीजन का भी पानी को, ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट किया है और सी वाटर को भी टेस्ट किया अपने टेस्टर से। तो वो ये देखता है कि कंपस निडल जो उसने अपने टेस्टर में लगाई हुई है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है सी वाटर में। मतलब जो उसने टेस्टर यूज़ किया है उसमें उसने एक मैग्नेटिक निडल को यूज़ किया है, और वो ये देखता है कि जब भी इस टेस्टर से किसी कंडक्टिंग चीज़ को टेस्ट किया जाता है तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसने देखा कि सी वाटर से निडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू कोस्टल रीजन ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर ऑफ कोस्टल रीजन। तो सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से निडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी चीज़ में से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वो चीज़ शो करेगी, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किसी भी कंडक्टिंग चीज़ में होता है कंपास निडल उससे उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आंसर इज़ एज सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट विच मेड इट मोर कंडक्टिंग, so greater the flow of electric current, larger the magnetic effect. Question number 11, what is irrigation? इरीगेशन होता है बेटा हिंदी में सिंचाई, मतलब पौधों में पानी देने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इरीगेशन। कोई दो मेथड हमें बताने इरीगेशन के विच कंजर्व वाटर, दे आर ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर। तो इरिगेशन की आप डेफिनेशन लिखोगे, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स इन अ फील्ड आर्टिफिशियली, और दो मेथड्स हैं ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। 11th क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट और में, लिस्ट स्टेप वाइज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। कि आपने एक फील्ड में, खेत में शुगर केन की प्रोडक्शन करनी है तो आप कौन कौन से प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करोगे। उसमें सबसे पहले है लैंड प्रिपरेशन, कि आप ज़मीन को पहले तैयार करोगे हल जोत कर या और लेवलिंग करके, फिर आप उसमें शुगर केन के छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांट कर दोगे, फिर आप उसकी सिंचाई करोगे, पानी दोगे, इरिगेशन। नेक्स्ट बीडिंग, बीडिंग मीन्स उसके अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं उनको आप निकाल दोगे, फिर आप उसमें खाद या उर्वरक डालोगे, फर्टिलाइजेशन। उसमें अगर पेस्ट हैं तो पेस्ट की मैनेजमेंट करोगे, एंड देन हार्वेस्टिंग, फिर आप फसल को काट लोगे। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। द टर्म यूज फॉर द bulges observed on the sides of body of hydra, these are buds। बडिंग होती है क्योंकि हाइड्रा में तो वो बर्ड्स निकल आते हैं। अ टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा इज बाइनरी फिशन। अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन आई विट्रो मीन्स बी, फर्टिलाइजेशन एफ, IVF। Sperms are produced in these male reproductive organ, they are testes। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 13, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाला, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, बी पार्ट। द डिफेक्ट टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि कोई भी व्यक्ति दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, दैट इज़ कॉल्ड एज मायोपिया। और जिसमें पास की चीज़ें नहीं देख पाता दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। कैटरेक्ट होता है बेटा मोतियाबिंद, जिसमें आई लेंस जो है वो हमारा
क्लाउडी हो जाता है। तो मायोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। Which one of the following statements is incorrect regarding rods and cones? पहले आपको ये पता होना चाहिए रोड्स एंड कोन सेल्स क्या होती हैं और क्या काम आती हैं। रोड्स एंड कोन सेल्स आर फाउंड इन रेटिना, और रोड सेल्स डिम लाइट में सेंसिटिव हो जाती हैं और कोन सेल्स ब्राइट लाइट में। अब देखो, आप कोन्स आर सेंसिटिव इन डिम लाइट, ये गलत हो गया। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये ठीक है। रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये भी गलत है। रोड्स आर कैन सेंस कलर्स, ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा बी पार्ट इज ठीक करेक्ट। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर केयरिंग ऑफ योर आइज? कि आइज़ की केयर करते हुए हमें कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, ये तो एडवाइजेबल है कि हमें नहीं देखना चाहिए। रब योर आइज़ इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू द आइज़, कि अगर आपकी आँख में डस्ट के पार्टिकल्स चले गए हैं तो आप उसको रगड़ना शुरू कर दो, ये गलत है। तो इट विल बी बी, इसका ऑप्शन भी होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स में वैसे तो दोनों तरह की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉफिक भी, बट इसने प्राइमरी मोड पूछा है बेटा, तो हम ऑटोट्रॉफिक इसका आंसर लिखेंगे बी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी? रूट्स नहीं करेंगी, स्टेम नहीं करेंगे, इट इज लीव्स। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स? वो होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स होते हैं जिसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से एब्जॉर्ब होगी। What is the process called where plants make their food using sunlight? The process is photosynthesis. Question number 15. Akash comes across an animal having a streamlined body. Streamlined means पतली सी बॉडी है, बिल्कुल एक लाइन के जैसी है, जैसी मछलियों की होती है, आपने देखा है, एंड स्लिपरी भी है वो। तो व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल? तो वो एनिमल कहाँ रहेंगे? वो डेजर्ट्स में रहेंगे, ग्रासलैंड में रहेंगे, पानी में रहेंगे, माउंटेन पर। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी बॉडी जो दोनों तरफ से फ्लैट होती है या बिल्कुल पतली सी होती है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वाटर के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ऐसी बॉडी उनकी होती है, तो दे विल लिव इन वाटर। ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स डाई, देयर काइंड कॉन्टिन्यू टू लिव ऑन अर्थ। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स मरने के बावजूद भी अपने जैसी ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पर रहना कंटिन्यू कर पाते हैं? दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन तो सांस लेना, एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट को बाहर निकालना, मूवमेंट माने चलना। तो ये प्रोसेसेस तो यूज़ नहीं हो सकती बेटा, तो आंसर इज रिप्रोडक्शन, के उससे नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। अर्थवर्म ब्रीड्स थ्रू देयर स्किन। The surroundings where animals live is called as habitat. तो ये पेपर यहीं तक था बेटा। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन ही इस पेपर में आते हैं। तो जिस बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।